से हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। सिक्स चैप्टर है और आप लोगों के पास तो नहीं होगा फोकस गीता, तो मैं रिसाइट करता हूँ वर्स, है ना। वर्स पहले रिसाइट करेंगे संस्कृत श्लोक और फिर मीनिंग और फिर थोड़ा डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हाउ इट इज रेलेवेंट, है ना। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। So 6th chapter और 5th verse है, one must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself। अपने मन का यूज करके, मन का हेल्प लेके खुद को एलिवेट करना चाहिए, ग्रो कराना चाहिए, है ना, मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसको यूज करना चाहिए अपने आप को डिग्रेड करने में, है ना। वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड। डिलीवर का मतलब ये होता है कि जो है अपलिफ्ट करना, है ना, अपग्रेड करना, ग्रो करना, दैट इज व्हाट डिलीवर। एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ। द माइंड इज द फ्रेंड एंड हिज एनिमी एज वेल। माइंड जो है वो हमारा फ्रेंड भी है बट एनिमी भी हो सकता है कि नहीं। तो बहुत डेंजरस चीज है कि नहीं। कब फ्रेंड है कब एनिमी है पता कैसे चलेगा, है कि नहीं। और पता नहीं चलता कि एनिमी है जब तक आप उसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते। जब तक मन जो बोल रहा है वो आप कर रहे हैं अगर, तब तक तो फ्रेंड जैसा लगेगा आपको। पर आप ट्राई करो थोड़ा भी रेसिस्ट करने का, है ना, कि नहीं अभी ये नहीं सोचना है, अभी ये इस पे फोकस करना है, अभी एग्जाम में इस पे फोकस करना है ना, या जब चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है कि नहीं, तब आप देखना माइंड आपको रिबेल करेगा। आप समझे ना, रिबेल करेगा, तब आपको पता चलेगा। इसलिए जो माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहा है उसको ये पता भी नहीं चलता कि माइंड जो है एनिमी भी हो सकता है मेरा, लेकिन एनिमी भी हो सकता है। तो जब तक आप उसके साथ अलाइन है, कहते हैं ना, जब जो मन में आए वो किया, अगर जब तक आप अलाइन हैं तब तक तो ठीक है, ठीक बिहेव करेगा। बट जैसे ही आप उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा भी आप डिसिप्लिन रखना चाहेंगे, है ना, बोलेंगे अभी पढ़ना है और कुछ नहीं सोचना है, तो कुछ और ही सोचेगा, लेकिन और जो है लाइक दैट। तो इसलिए सबसे फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज कि हमारे पास जो ये सबसे इतना पावरफुल वेपन है, माइंड बहुत पावरफुल चीज है कि नहीं। माइंड बहुत पावरफुल चीज है। आप देखो क्या क्या चीजें इमेजिन कर सकता है माइंड। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं लोगों ने क्रिएट की हैं, इन्वेंट की हैं, वो सबसे पहले किसी व्यक्ति ने इमेजिन किया उसको, है कि नहीं, इमेजिन किया उसको। सो कितनी चीजें लोग क्रिएट करते हैं इमेजिन कर करके, है ना, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे, ऑल विथ माइंड, माइंड के साथ ही करते हैं सारा कुछ। माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है और ये हमारे अंदर फिट किया हुआ है, पहले से भगवान ने फिट करके भेजा है, लेकिन वो हमने बिल्ड नहीं किया है उसको, आप समझे। इसलिए कई बार हम उसको जो है फोकस नहीं करते उसको ट्रेन करने पे, आप समझे ना। बाकी सारे देखिए सब्जेक्ट्स की पढ़ाई है, हर चीज की पढ़ाई है, केमिकल की पढ़ाई, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल इंजीनियरिंग, है कि नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज की पढ़ाई है। लेकिन ह्यूमन लाइफ, माइंड, इसकी कोई पढ़ाई नहीं है। साइकोलॉजी फील्ड है, वो रिसेंटली ही अभी डेवलप हुआ है, पहले तो उसको साइंस ही नहीं कंसिडर करते, इसलिए आर्ट्स में डाला गया साइकोलॉजी। साइंस क्यों नहीं कंसिडर करते? इसलिए नहीं कि वो साइंस नहीं है, इसलिए कि हमें पता ही नहीं है माइंड के बारे में इतना ज्यादा। आप माइंड को टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको ये नहीं देख सकते क्या कलर आया है, ये डाला हमने एसिड तो, लेकिन कितना पीएच वैल्यू है। कंट्रोल करना इसलिए टफ है। जिस चीज को आप तोड़ के स्टडी नहीं कर सकते उसको कंट्रोल कैसे करेंगे?
मशीन होता है, मैकेनिकल चीजें होती हैं, आप उसको तोड़ के उसको स्टडी कर सकते हो एक एक पुर्जा, है कि नहीं? जैसे सर्किट होता है, उसमें आप एक एक चीज आप स्टडी कर सकते हो कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, रेजिस्टर कैसे काम करता है, फिर ये दोनों मिल जाए तो आरसी सर्किट कैसे काम करता है, इसमें ट्रांजिस्टर डाल दिया एनपीएन पीएनपी तो क्या बिहेव करेगा, ये सब आप स्टडी कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज यू कैन ब्रेक इट अपार्ट। कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन पढ़ाया जाता है कि नहीं? बिकॉज यू कैन ब्रेक इट, बिकॉज यू कैन टच इट। माइंड को कैसे ब्रेक करेंगे आप? माइंड के क्या कंपोनेंट्स है कैसे पता करेंगे आप? बट हाथ में नहीं आता है कि नहीं? कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसको जज करेंगे? आप समझ रहे हैं? तो ये सब ठीक है, केमिकल के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना, और उसी से इतना डेवलपमेंट भी हुआ है। ये भी माइंड जिसमें मैं बोल रहा हूँ ये भी उसी वजह से हुआ है कि नहीं? लेकिन इसी माइक का यूज टेररिस्ट भी करते हैं, नहीं है कि नहीं? इस लाइक कि किसी बंदर के हाथ में AK-47 देना और उसको ट्रेन भी कर दिया, तो AK-47 तो परफेक्ट चीज है ना? जैसे बोलते हैं ना कि साइंस का मार्वल है ना? जैसे नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल पे नहीं डॉक्यूमेंट्री आया करता था, दिखाते थे मार्वल ऑफ साइंस, उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल ऐसे बनाया वैसे बनाया, तो इट इज मार्वल ऑफ साइंस। बट अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया, किसी गलत माइंड के हाथ में चला गया, तो देन इट इज डेंजरस। जैसे एक चाकू होता है, एक सर्जन के हाथ में वही चाकू है अगर, तो जान बचाता है, बट अ क्रिमिनल if he has that same knife then he will kill। so बात नाइफ की या साइंस की टेक्नोलॉजी की नहीं है, समझिए इस चीज को। कई लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी इज अगेंस्ट साइंस या साइंस इज अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी, ऐसा नहीं है। बिकॉज साइंस अलग डोमेन है, इट स्टडीज फिजिकल थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी इज स्टडी ऑफ सोल एंड सटल एस्पेक्ट्स लाइक माइंड, ईगो, इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि पढ़ाई नहीं ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, अभी तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है ना, जो है फीस के लिए, कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है डिसिप्लिन के लिए। आप नहीं भी पढ़ोगे तो यूनिट टेस्ट रख देंगे तो जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तो वो जबरदस्ती करके लोग आपको अभी सपोर्ट किए हुए। बट द मोमेंट यू गो आउटसाइड कॉलेज, आप जैसे कॉलेज के आउटसाइड बाहर आप जाओगे, कदम रखोगे, आप देखना इमीडिएटली यू विल स्टार्ट गेटिंग मेनी रिस्पांसिबिलिटीज। आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, यू हैव टू टेक योर ओन, आपको खुद अपना खर्चा उठाना पड़ेगा, आप समझे ना? एंड एट दैट टाइम जब प्रेशर हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, ठीक है, एट दैट टाइम लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छे आदमी बने रहिए, ईमानदार रहिएगा, है कि नहीं? नहीं, यूपीएससी के इंटरव्यू में ये सब पूछते हैं जनरली कि भाई आप करप्ट तो नहीं होंगे ना, आपको पैसा देंगे, पैसा आएगा, है ना, सो मेनी पावर रहेगा, करप्ट तो नहीं होंगे आप? तो वहां तो बोल देते हैं कि नहीं कैसे करप्ट होंगे, क्यों आए थे आप यूपीएससी, क्यों करना चाहते हैं? तो लोग जो है यही बताते हैं सबको, ये तो नहीं बताता कि मैं देश को जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए यूपीएससी कर रहा हूँ। सबको यही बताते हैं कि सेवा करने के लिए, है कि नहीं? और उनसे पूछा जाता है कि भाई ठीक है, लस्ट कंट्रोल कर लेंगे ना, पावर होगा, पोजीशन होगा, गलत फायदा तो नहीं उठाएंगे, ग्रीड कंट्रोल कर लेंगे ना, तो बोल देते हैं हाँ कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा, पोस्ट दे दीजिए आप कुर्सी, लेकिन लोगों को सब तो ये समझिए इस बात को कि कौन से सब्जेक्ट में लस्ट और ग्रीड के बारे में पढ़ाया गया है आपको। जब पढ़ाया नहीं गया तो ये एक्सपेक्टेशन क्यों? गलत है ना ये, है कि नहीं? तो ये कोई नहीं पूछता बदले में वो सोचते हैं ये भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि ये भी सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि इन्होंने कभी पढ़ाया नहीं, है ना? इंटरव्यूअर जो है या सिस्टम जो है, सोसाइटी एजुकेशन सिस्टम है, वो भी सीरियसली नहीं ले रहे इन चीजों को, उनको ऐसा लगता है क्योंकि पढ़ाया नहीं, सीरियसली लेते तो पढ़ाते, है ना? लेकिन लाइफ में जब हम कदम रखते हैं तो ये चीजें एकदम से प्रायोरिटी हो जाती। जब स्कूल कॉलेज में यही सब्जेक्ट्स नीचे रखे जाते थे कि क्या साइंस, मैथ्स के सवाल बनाओ, मोरल साइंस क्या होता है ना, मैथ्स के सवाल बनाओ, और लाइफ में मैथ्स यूज ही नहीं हो रहा। लाइफ के प्रॉब्लम मैथ्स से, डिप्रेशन, एंजाइटी है, सॉल्व कीजिए मैथ्स से, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? यूलर्स इक्वेशन, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, कौन सा लगेगा? है कि नहीं? फूरियर ट्रांसफॉर्म कौन सा लगाएंगे? है कि नहीं?
तो ये सब नहीं लगता है वहां पे, आप उसको यूज कर सकते हो दूसरा मशीन बनाने के लिए लेकिन माइंड, ग्रीड, लस्ट ये जब हिट करता है ना अंदर से, तो व्यक्ति अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग कमजोर हो जाते हैं। और पैसा होने के बावजूद भी, प्रतिष्ठा, फेम, पोजीशन, पावर होने के बावजूद भी दे डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन दुख आता है फिर जीवन में या दूसरों के लाइफ में, दे विल लेकिन। और इसीलिए स्पिरिचुअल टॉपिक्स को भी एकेडमी के साथ इंक्लूड करना, पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी कोई नहीं बोलेगा आपको, अभी सब ये पूछेंगे मार्क्स कितने आए कॉलेज में बताओ, बट रियल लाइफ में कोई मार्क्स नहीं पूछेगा आपके। 2-3 साल, 1-2 साल आप बाहर रह गए तो उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला कौन से कॉलेज थे, कौन से मार्क्स। पूछेंगे अभी क्या हुआ, एज अ पर्सन हु आर यू, है कि नहीं, क्या अचीव किया आपने, आप समझे ना। फिर आप बोलोगे मुझे बिजनेस करना है ना, मुझे सक्सेसफुल होना है करियर में, तो अचानक से बोलने लगेंगे कि आपके अंदर टीम स्पिरिट होना चाहिए। ये कहां सीखा है अपने लिए काम मत करो, समाज के लिए काम करो, सेल्फलेसनेस, ये कौन से सब्जेक्ट में सिखाया। जो नहीं पढ़ाया वो सारा एग्जाम में आएगा ये फ्लॉ है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, आप समझ रहे हैं। जो नहीं पढ़ाया वो सारा कुछ एग्जाम में आएगा, लाइफ में पूछा जाएगा आपसे। तो गॉड डजंट डिपेंड ऑन आवर कॉलेज सिलेबस, उनका जो एग्जाम है वो वही क्वेश्चन आएगा। अब ये हमारी गलती है कि हमने वो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा उनका ये हमारी गलती है, सोसाइटी की गलती है। लेकिन भगवान उसके लिए एग्जाम चेंज थोड़ी करेंगे, है ना। आप अपडेटेड रहिए, आप अपग्रेडेड रहिए। जो लीडर्स हैं समाज में, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच पीपल व्हाट इज रेलेवेंट इन लाइफ, है ना। और जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो तो रेलेवेंट है ही है, बट साथ ही साथ, है ना, जस्ट लाइक somebody is building this technology, है ना, so it helps in communicating good ideas, but it can also help in communicating bad ideas, isn't it? So good technology should be in hand of good people. तो good technology बनाने का सिस्टम है, पढ़ाई है। good people बनाने की पढ़ाई कहाँ है? ये फ्लॉ है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, दिस इज द फ्लॉ। और इसीलिए जो है आप देखिए कि हम मंदिर, टेम्पल है गाजियाबाद में, यहाँ पे और भी कई सारे मंदिर हैं इस्कॉन के, और आपके कॉलेज के पास एक छोटा मंदिर बनाया है ना, ताकि लोग जो है इजी हो सके स्टूडेंट्स के हिसाब से सेशंस होते हैं, है। आप हो सकता है डायरेक्टली भगवदगीता पढ़ो तो कई चीजें रेलेवेंट ना लगे, समझ में ना आए, तो इसलिए देखो एक श्लोक लेके हम उसको स्टूडेंट के हिसाब से we explain it, लेकिन so what we are doing and what you are doing here is very important. आपके लिए भी बहुत जरूरी है और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्टडी, है ना। तो वो तो है ही है, दैट ड्यूटी वो तो करना ही है, बट साथ में आप लोग अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो डोंट थिंक इट इज नॉट यूजफुल, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये दोनों जब मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, इट्स लाइक पजल पीसेस। लोग सोचते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी है, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको, सुनते नहीं है ना, लेक्चर्स नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। भारत में प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनका मेन कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि उन्होंने मंदिर बनाए इतने सारे। मंदिर तो भारत में पहले से ही हर गली मोहल्ले में आपको मंदिर मिलेगा, लेकिन वहां पे भगवान के बारे में इस तरीके से चर्चा नहीं होती। होता है तो कथा होता है कई बार, है ना, और कथा सुन के जो लोग स्पिरिचुअलिटी में डाउट करते हैं या उनको क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं समझ पाते उन चीजों को, है ना। इस वजह से प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया। इस्कॉन का ये एक एक्स्ट्रा जो है, बाकी सब तो बाकी टेम्पल जैसे हैं वैसे, बट ये जो है यूनिक फीचर है इस्कॉन का, क्या, स्पिरिचुअल एजुकेशन। और हम वेट नहीं करते कि लोग आएंगे, वी प्रोएक्टिवली गो इन कॉलेजेस, गो अप्रोच टू स्कूल्स, आप समझे ना बात को, सो दैट स्टूडेंट जो सीरियस हैं, जैसे आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, यू आर कमिंग, गिविंग टाइम, सो मच टाइम टेकन इनटू दैट। लेकिन फिर क्या होता है कि लोग जो है क्वेश्चन करने लगते हैं कि भाई भगवान को वर्शिप करना है ना,
तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है, कई लोग पूछते हैं, ठीक है कि बीच के लोगों की क्या जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भगवान को तो भगवान से डायरेक्ट रिश्ता है ना। हार्ट में मैं जब कोई लोग बोलते हैं हम मन में ध्यान करते हैं भगवान का, हमें कुछ सुनने का नीड नहीं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान को केवल वर्शिप नहीं करना है। वर्शिप करने का पर्पस क्या है? अब भगवान है यहाँ पे, आप आए, प्रणाम किया, उनको माला पहनाया, है ना, धूपबत्ती दिखाया और फिर पट बंद करके चले गए, फिर आप अपने हिसाब से काम किए। ये वैसे ही नहीं है जैसे कि मान लीजिए मैं आया, है ना, मुझे बिठाया, आपने माला पहनाया और जैसे मैं बोलने लगा तो चले गए आप सब तो कैसा लगेगा? तो ये वर्शिप है एक्चुअली, माला पहनाना ये सब वर्शिप का पार्ट है ना, ये दिस इज वर्शिप। पर वर्शिप का पर्पस क्या है? वर्शिप का पर्पस ये है कि आप जिसको वर्शिप कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो अगर कुछ बता रहा है तो टेक इट सीरियसली, अदरवाइज व्हाट इज यूज ऑफ ऑल दिस, व्हाट इज यूज ऑफ ऑल दिस, इट हैज नो यूज इफ अगर जो बता रहा हूं मैं वो सीरियसली नहीं ले रहे अगर आप तो। भगवान के साथ ऐसा ही नहीं करते। कौन भगवद गीता सिस्टमैटिकली पढ़ रहा है? भगवद गीता को एकदम लाल कपड़े में बांध के, गांठ बांध के ऊपर रख देते हैं, नहीं आप समझे बात को? किताब का रिस्पेक्ट वर्शिप करके थोड़ी होता है। किताब का रिस्पेक्ट होता है पढ़ के, उसका नोट्स बना के, उसको हाईलाइट लगा के, किताब का वर्शिप होता है। खाने का वर्शिप, आप खाना आपको देगा कोई तो आप धूपबत्ती दिखाओगे उसको व्हाट इज दिस, है कि नहीं? खा के उसका रिस्पेक्ट किया जाता है कि नहीं? सिमिलरली भगवद गीता है, भगवान जो है डायरेक्टली ही गिव्स ऑल दिस नॉलेज, है कि नहीं? और जो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लाइफ में चेंज आता है, तो वो फिर दूसरों को भी बताते हैं। और इस तरीके से ये नॉलेज, इसी को जो है डिसाइक्लिक सक्सेशन कहते हैं या परंपरा कहते हैं। इस तरीके से नॉलेज अभी तक प्रिजर्व है। सोचिए 5000 साल पहले जो चीजें बोली गई वही श्लोक है ना, अभी तक प्रिजर्व है। क्यों प्रिजर्व किया लोगों ने? इतने सारे मंदिर टूट गए भारत के, है ना, इतने सारे, नालंदा जो है लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया, इतनी किताबें चली गई, बट स्टिल वी हैव भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, पुराण, वेदास इन आवर हैंड। हाउ? बिकॉज पावरफुल पीपल प्रिजर्व्ड इट। क्यों प्रिजर्व किया उन्होंने? उनको कुछ काम आया होगा तभी तो, आप समझे ना बात को। सो ये लेगेसी है, हमारा भारतीयों का लेगेसी है, वी शुड नॉट लेट इट गो, है कि नहीं? और अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे एकेडमी में ये पार्ट ही नहीं है सिलेबस का अब कॉलेजेस में प्रोग्राम कराने लग गए हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि कॉलेज में मोरल वैल्यू का ह्रास हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं, छोटे छोटे, आप तो कॉलेज में हैं, स्कूल्स, इवन टियर 2 टियर 3 सिटीज के स्कूल्स में जो है पीपल, जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, दे आर इंडल्ज इन नेगेटिव थिंग्स। और पुलिस और जो है कॉलेज के प्रशासन, जो है एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल, टीचर्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल। आप समझे ना बात को? तो अभी वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, है ना, बट सिलेबस में नहीं डाला था ये सब चीजें पहले से। अभी हेल्पलेस हो गए हैं तो देन दे टेक शेल्टर कि भाई ठीक है आप ही कर दो प्रोग्राम, आप ही कीर्तन किया करो अभी भी उनको पता नहीं है ये सब कि क्यों करना है ये अभी क्योंकि उपाय नहीं है कोई। तो फिर अभी रिसेंटली कुछ पिछले लास्ट ईयर शायद, या लास्ट ईयर एम्स के अंदर कॉन्फ्रेंस था, मैं गया था उसमें। तो एम्स के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, एचओडीज थे, दे वर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन एंड ऑल दिस। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा, बगल में बैठे हुए थे, कि मैं पहले कभी इतने साल से मैं देख रहा हूँ कभी एम्स में जो है ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ, अचानक से मेडिटेशन और इन सब चीजों की बातें होने लगी, वो भी एचओडीज आके बता रहे हैं, सर मतलब कैसे तो डॉक्टर बताए, मुझे एम्स के जो डॉक्टर थे वो बताए कि एक्चुअली रिसेंट टाइम में पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं बहुत। लाइफ स्टाइल डिजीजेस वो हैं जो कि जिसका कोई दवाई नहीं है, और एक बार हो गया तो रहेगा ऐसा, अनलेस आप लाइफ स्टाइल अपना चेंज करो, देयर इज नो मेडिसिन। सो मेडिटेशन। अब क्यों लाइफ स्टाइल डिजीज आ रहे हैं? स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, अर्ली स्ट्रेस, अर्ली एंजाइटी, लोग रिलेशनशिप्स नहीं संभाल पा रहे हैं, है ना, टू मेनी फाइट्स, मैरिजेस आर ब्रेकिंग, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है प्रॉब्लम्स। क्यों? बिकॉज माइंड इज नॉट ट्रेन्ड, है कि नहीं? तो बोल रहे थे इसलिए आप लोगों को बुला रहे हैं, आप बताइए कुछ अब बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है वहां पे अपना रिसर्च दिखा रहे थे, एंड दे आर रिसर्चिंग ऑन मेडिटेशन। फिजियोलॉजी से भी पास उठ गया, लेकिन उसका तो बहुत रिसर्च हो गया।
दे आर टॉकिंग अबाउट, एक डॉक्टर थे वो दिखा रहे थे रिसर्च अपना कि जो जैसे जब बर्थ होता है बेबी का, तो माता की नाभि से बेबी कनेक्टेड रहता है, उसी से फीडिंग होता है उसका, है ना, उसको प्लेसेंटा कहते हैं, और जब बेबी निकल जाता है तो उसको काट देते हैं। तो डॉक्टर्स बता रहे थे कि ये प्लेसेंटा को कई बार प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, अगर बेबी को आगे चल के बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हुआ तो उस प्लेसेंटा से जीन्स निकाल के उसको ठीक किया जा सकता है, तो इसलिए उसको प्रिजर्व भी रखते हैं कई लोग। डॉक्टर बता रहे थे कि उन्होंने रिसर्च किया है, जो प्रेग्नेंट वीमेन जो मेडिटेशन करती हैं, मंत्र जप करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, उनका जो प्लेसेंटा है उसमें ज्यादा हीलिंग पावर पाया गया। ये डॉक्टर्स बता रहे थे वहां पे, मैं भी फर्स्ट टाइम सुना, मुझे भी नहीं पता था। वहां के डॉक्टर्स ये सब रिसर्च कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है मेडिटेशन। आप सोचिए आज के टाइम पे हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी हैं, इतना साधन है मैटर को स्टडी करने का, है ना, इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केमिकल की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तब भी हमें नहीं पता चल रहा माइंड कैसे वर्क करता है। बट पास्ट में जिन्होंने मेडिटेशन इन्वेंट किया, जिन लोगों ने, सेजेस, वैदिक सेजेस, जिन्होंने मेडिटेशन एक सॉल्यूशन इन्वेंट किया माइंड के लिए, ईगो के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, उनको क्या कितना डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा ह्यूमन लाइफ के बारे में, आप सोचो। नहीं होगा। बिना डीपर अंडरस्टैंडिंग हुए फिजियोलॉजी के आज जो अंडरस्टैंडिंग है, साइंस हम पढ़ रहे हैं, उससे भी नहीं हम इन्वेंट कर पा रहे हैं। अब सहारा वही लेना पड़ रहा है पुराने लोगों का है कि नहीं? तो कई बार लोग कह देते हैं ना कि अरे पास्ट में लोग सेजेस थे, ये सब तो क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आता था तो वो बोल देते थे भगवान की वजह से हो रहा है ये सब। बट अब हम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं तो नाउ वी हैव आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन का आंसर है बताइए? साइंस में बेसिक फंडामेंटल जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल लॉज, फोर्सेस जो है ना, फंडामेंटल फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो सारे फोर्सेस का ओरिजिन पॉइंट नहीं पता है अभी तक हमें। हम यूज करते हैं उसको, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, है ना। अब साइंस स्टूडेंट्स से साइंस का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। न्यूटन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने? न्यूटन ने स्पेस में, है ना, उन्होंने बोला कि दो मास है, स्पेस में रखा हुआ है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को के ऊपर फोर्स लगाते हैं, पुल करते हैं, है ना। उसका इक्वेशन दिया, F = G m1m2/r²। तो ग्रेविटी के बारे में क्या पता चला इससे? आपको ये पता आपको ऐसा अंडरस्टैंडिंग होगा ना कि भाई ये दो मास होते हैं, उनके अंदर कुछ होता है जो एक दूसरे को पुल करते हैं, यही पता चला ना आपको। बट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को कैसे एक्सप्लेन किया जानते हैं? आइंस्टाइन ने बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता, मास के अंदर कुछ नहीं है। आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दी? वो कंप्लीटली अलग थ्योरी है, कंप्लीटली अलग थ्योरी है। उन्होंने थ्योरी दी कि जो ग्रेविटेशन का पुल है ये एक दूसरे के मास की वजह से नहीं है, मास के अंदर कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं, बट रादर ये जो जिस स्पेस में वो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना, उसको उन्होंने एक स्पेस टाइम कर्वेचर से रिप्लेस किया। आप इसको अगर सिंपली समझना चाहें तो आप कह सकते हैं जैसे एक रबर शीट आप लीजिए, एक रबर शीट लीजिए और उसमें कुछ हैवी वेट डालिए, है ना, तो उस रबर शीट के अंदर डिप्रेशन फॉर्म होगा ना, स्लोप फॉर्म होगा। अब आप एक मूव करता हुआ छोटा बॉल उसमें डालिए तो क्या करेगा? वो रिवॉल्व करेगा ना। तो क्यों रिवॉल्व कर रहा है वो उसके अराउंड? इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, जो न्यूटन ने बताया, इसलिए कि वो जो स्पेस टाइम कर्वेचर है ना, वो उसमें स्लोप है। क्योंकि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है वैसे, क्योंकि स्पेस टाइम कर्वेचर 2D नहीं है, 3 डायमेंशन, इवन मल्टीपल टाइम भी एक डायमेंशन की तरह उसमें यूज किया था, बट वो टेक्निकलिटी है। बट पॉइंट ये है कि अगर आइंस्टाइन सही बता रहे हैं तो न्यूटन गलत है, न्यूटन सही बता रहे हैं तो आइंस्टाइन गलत है। लेकिन हम ये देखते हैं कि न्यूटन ने जो बताया वो भी सही है और आइंस्टाइन ने जो बताया वो भी सही है। क्योंकि न्यूटन ने जो बताया उससे आप रॉकेट छोड़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कैलकुलेट होता है? न्यूटन की इक्वेशन से ही कैलकुलेट होता है सारा। तो इसका मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटी के बारे में ठीक होगा, तभी तो वर्क कर रहा है ये चीज। लेकिन न्यूटन के इक्वेशंस ब्लैक होल और इस तरीके के हेवनली ऑब्जेक्ट्स पे जब लगाते हैं तो फेल हो जाता है उनका थ्योरी। ब्लैक होल को न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ब्लैक होल के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, तो आइंस्टाइन भी सही है,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें सही हैं अगर, और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसका मतलब पूरा हमें नहीं पता उसके बारे में, है ना। जैसे 6 अंधे हैं और एक उनको बोला कि भाई 6 अंधे लोग हैं और ये एलिफेंट है ना, आपको बताना है ये क्या है। तो एक अंधा जो है ना, आपने सुना होगा डिवाइस सूंड को पकड़ा, तो कह रहा है एलिफेंट क्या है, तो उसने बोला एलिफेंट जो है वो कुछ नहीं, पाइप है, पाइप ही एलिफेंट है। किसी ने पेट छुआ, उसको लगा दीवार है, एलिफेंट क्या है, तो उससे बोला दीवार है। अब इन दोनों लोगों से अलग अलग अगर आप बात करेंगे तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं लेकिन सही भी हैं। इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि एलिफेंट के बारे में हम जो जानते हैं वो आधा अधूरा नॉलेज है, पूरा नहीं पता हमें अभी भी एक्चुअली में। लेकिन जितना पता है उससे हम काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे न्यूटन का पता है, ठीक है, ब्लैक होल के वहां पे यूज नहीं होती थ्योरी, है ना, कुछ एक बाउंड्री है उसका कि यहां से इतना तक ही एक्सप्लेन होगा, बाकी गलत होगा। लेकिन जहां तक वो एक्सप्लेन कर सकता है उतना तो यूज करते हैं ना हम प्रोजेक्टाइल मोशन में तो यूज करते ही हैं, सैटेलाइट छोड़ने में तो यूज कर ही लेते हैं। हम ये क्वेश्चन नहीं करते ना कि भाई ग्रेविटी के बारे में पहले पूरा पता करके आओ फिर हम यूज करेंगे। लेकिन आपने ऐसा तो नहीं बोला कि जो है हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे क्योंकि न्यूटन का इक्वेशन गलत है। आपने ये बोला कि जितना पता है उतना तो हम यूज कर ही लें। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेकिन जब लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भगवान के बारे में जब तक पूरा प्रूफ नहीं दोगे मैं माला नहीं करूंगा, मैं भगवद गीता नहीं पढ़ूंगा। नहीं बोलते ऐसा। तो साइंस से ज्यादा साइंटिफिक मत होइए। उनको बोलना चाहिए ऐसे लोगों को कि आप साइंस से ज्यादा साइंटिफिक हो रहे हैं। साइंस भी ऐसा नहीं करता, आप समझिए बात को, साइंस भी ऐसे नहीं करता। वो कहता भाई अगर चैंटिंग करने से, मेडिटेशन करने से फायदा हो रहा है तो करो ना उसको, एंड धीरे धीरे यू रियलाइज, एक्सपीरियंस, रिसर्च करो, पता चलेगा और भी चीजें। ये थोड़ी कि 100% पहले प्रूव करो, है ना, तभी हम मानेंगे कि भगवान है। जब तक पूरा दिखेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे। तो दुर्योधन तो देख रहा था भगवान को, उसको क्यों नहीं प्रूव हुआ, ये नहीं सोचते हैं लोग। दुर्योधन तो देख रहा था ना भगवान को, नहीं प्रूव हो पाए। हिरण्यकशिपु, रावण, इनको प्रूव ही नहीं हो पाया कि भगवान है। रावण को इतने प्रूफ मिले कि गॉड एग्जिस्ट, माना ही नहीं। रावण को इतने प्रूफ दिए गए कि गॉड एग्जिस्ट, है ना, और जिनसे लड़ाई कर रहे वही हैं, माना ही नहीं। जब तक मर नहीं गया, मरते मरते उसने जब तक सारे परिवारजनों को, है ना, जो है मरवा नहीं दिया, सब कुछ खत्म नहीं हो गया, तब तक नहीं माना। लंका में आग लग गया, इतना कुछ हुआ, लेकिन अपने बेटों को मरवा दिया, है कि नहीं। तब लास्ट में जाके मरते टाइम उसने बोला उसका क्या फायदा है, क्या फायदा ऐसे प्रूफ का। जब जो है वो सीता का हरण करके लाए रावण, तो मंदोदरी ने उनको समझाया कि आप गलत कर रहे हैं, गलत व्यक्ति से आप, है ना। तो वो जो है बोला कि मैं टेस्ट करूंगा, प्रूफ देखते, एक्सपेरिमेंट करते हैं गॉड है कि नहीं है, है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो गया अपने फ्रेंड के पास गया और उसको बोला कि आप, तुम जो है मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है ना, मारीच। उसको बोला कि तुम जो है सोने का हिरण बन जाओ, है ना, और डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्ट करना और जो है मैं सीता को हरण कर दूंगा। तो बोले, मारीच ने बताया कि भाई ये इसका पर्पस क्या है, उसने बोला टेस्ट करना है। अगर वो भगवान है तो उसको पता चल जाएगा कि तुम हिरण नहीं, मारीच हो, राक्षस हो, नहीं भागेगा तुम्हारे पीछे, है कि नहीं। और अगर भगवान नहीं है तो भागेगा। और भगवान ने क्या किया, भाग क्योंकि उसने ये चीज कैलकुलेट नहीं किया था। क्या, हालांकि रावण बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे लेकिन डिवोशन नहीं था उनके अंदर, है ना। इंटेलिजेंस होना और डिवोशन होना, डिस्क्रिमिनेशन पावर होना, ये अलग चीजें हैं। उन्होंने ये नहीं कैलकुलेट किया कि अगर वो भगवान है तो उनको ये भी पता चल रहा होगा ना कि आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो। आप वो ट्रिक भी तो कर सकते हैं मारने के लिए, समझे बात को। अगर उसको पता चल जाता कि भगवान है तो हो सकता है गलती करता ही नहीं, बट भगवान ने ट्रिक किया कि पहले जो गलती की है, इतना परेशान किया है लोगों को, भक्तों को, डेमीगॉड्स को, वो मारना ही है, पक्का मारना है, और डिसाइड कर लिया था भगवान ने। तो ट्रिक किया भगवान ने, भगवान ने हिरण देखा तो भाग गए उसके पीछे, है कि नहीं। तो एथिस्टिक लोगों के कैलकुलेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, थोड़ा सा कुछ इक्वेशन में, हालांकि पूरा ध्यान देते हैं वो लेकिन थोड़ा सा
कुछ थोड़ा सा रह जाता है, और वो इसलिए रह जाता है क्योंकि वो नॉलेज से नहीं पूरा होता हो गया, आप समझे। और इसलिए मैंने बताया कि नॉलेज से आप ट्राई करेंगे ना चीजों को समझने का, भगवान को ग्रास्प करने का, वर्ल्ड को ग्रास्प करने का। हमें छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता है पूरे तरीके से। आज भी आप डेंटिस्ट्री के फील्ड में पीएचडी कर सकते हैं, है ना। इससे क्या पता चलता है कि एक छोटे से दांत में आज कुछ भी ऐसा चीज है जो आज तक भी नहीं पता हमें। सोचो, अब पूरे फिजियोलॉजी, पूरे बॉडी के बारे में पता करना 100% है कि नहीं कैसे, और पूरे वर्ल्ड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पता करना। अभी सोलर सिस्टम से भी ठीक से बाहर नहीं गए हैं हम लोग, जापान, यहीं से दूरबीन लगा के देखते रहते हैं, है ना। तो क्या कितना जो है, जितना नॉलेज एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से देखें तो करोड़ों अरबों जन लगेंगे पता करने में, रिसर्च करने में, अगर इस मेथड से इफ वी अप्रोच गॉड, इजंट इट। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाता है। देयरफॉर देयर इज यूज ऑफ फेथ, बट नॉट ब्लाइंड फेथ, नॉट ब्लाइंड फेथ। इसलिए इस कॉल में ऐसा नहीं है कि आ जाइए, है ना, गुरु जी का समागम हो रहा है, सब दीक्षा ले लीजिए, लेकिन ऐसा कंसेप्ट नहीं है। क्या है, क्या ये सुनिए, पहले आप सुनिए और देखिए, डू यू फाइंड इट लॉजिकल, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इज इट अपीलिंग टू योर इंटेलिजेंस, तो नेक्स्ट स्टेप लीजिए, फिर से आइए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस जब आप शुरू करेंगे तो और आपको कई चीजें आपको पता चलेगी, आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, है ना, आपके लाइफ में चेंज आएगा, पर्सपेक्टिव देखने के नजरिए में चेंज आएगा, देन यू पुट मोर फेथ। ऐसा ही तो है ना, दिस इज साइंटिफिक प्रोसेस, इट इज नॉट ब्लाइंड फेथ, लेकिन इट इज नॉट ब्लाइंड फेथ बिकॉज देयर इज डिस्कशन, देयर इज लॉजिक इन्वॉल्व्ड इन इट, है ना। कई लोग पूछते हैं, कई लोग बोलते हैं कि जो है हाँ, तो रावण जो है, तो उसने बोला मारीच को, तो मारीच ने रावण को बताया कि आप, तुम जिसका टेस्ट करने जा रहे हो, मैं जब जो है ऋषि मुनियों के यज्ञ को विध्वंस किया करता था, है ना, वशिष्ठ मुनि के यज्ञ को विध्वंस किया करता था, तो ये जिनसे आप लड़ने जा रहे हो, ये छोटे थे, बच्चे थे, ये खेलने वाले तीर धनुष से जब उन्होंने मुझे बाण मारा था तो मैं 14 योजन दूर जाके गिरा था। अभी तो बड़े हो गए हैं अभी तो वेपन वगैरह और पावरफुल हो गया होगा बोले मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ बोला नहीं मैं करूंगा एक्सपेरिमेंट खुद, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, वो बोला अगर नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा। तो मारिस ने प्रूफ दिया, बट रावण डिडंट एक्सेप्टेड इट। दिस इज रावण मेंटालिटी। प्रूव होने के बावजूद भी, लॉजिकल होने के बावजूद भी लोग नहीं करते हैं सही चीजें। आप समझे, ये बात नहीं है कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ होने के बावजूद भी दे डू रॉन्ग थिंग्स। आप समझे ना, व्हाई? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू इट। लॉजिक का तो बहाना देते हैं लोग, बट बात ये है कि दे आर अटैच्ड, वो फंसे हुए हैं उसमें, दे कैन नॉट कम आउट। And unless they start spiritual practices, start taking spirituality seriously, they cannot come out actually. आप समझे, तो अपने आप को बचाने के लिए ये सब लॉजिक का बहाना लेते हैं कि लॉजिक नहीं है, प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर रावण जो है सीता माता को हरण करके ले गया, तो कुछ टाइम के बाद उनको पता चला कि भाई हनुमान जी आ गए वहां पे। हनुमान जी ने पूरे लंका में आग लगा दी। और उनको सोचना चाहिए था ना कि जिस व्यक्ति से वो लड़ने जा रहे हैं उसकी सेना में एक वानर है। हनुमान जी लीडर भी नहीं थे, जबकि बस सैनिक थे बाकी लोगों की तरह, है कि नहीं। उसने आगे लंका में आग लगा दी, यहाँ तक पहुंच गया, पूरे लंका में आग लगा दी, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, उनकी आर्मी से कैसे लड़ेंगे? ये प्रूफ नहीं था, बट ही एक्सेप्टेड, ही डिडंट एक्सेप्ट नहीं किया। फिर पुल बना दिया, उसको लगा कि कैसे पार थोड़ी कर पाएंगे, है कि नहीं। ये तो ठीक है, बट इसका क्या? जितना भी प्रूफ देते रहेंगे आप वो बोलेगा ये तो ठीक है, बट इसका क्या? प्रॉब्लम क्या है, वो नॉलेज से ग्रास्प करना चाह रहा है, और हमारी बुद्धि इतना कैपेबल ही नहीं है कि पूरे यूनिवर्स का नॉलेज हम समझ सकें। उसमें गैप रहेगा ही रहेगा। आपको सरेंडर फेथ करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। सो फिर जो है पुल बना दिया, और अंगद जी आ गए वहां पे, बोले कि पुल बन गया है, बताइए अभी भी छोड़ दो। भगवान देखिए हर स्टेप पे बार बार जो है बोल रहे हैं कि लड़ाई ना करना पड़े, ना करना पड़े। महाभारत में भी उन्होंने ऐसा किया, तो भाई 5 गांव दे दो, माने नहीं लोग, माने नहीं। अंगद आगे, उन्होंने पांव रख दिया, वो हिल ही नहीं रहा किसी से, है कि नहीं। तो फिर उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, ये है, बट लड़ाएंगे तो मार ही देंगे, आ गया तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ।
लड़ाई शुरू हुई, एक एक करके सारे मरने लग गए, उसके बेटे मर गए, रिलेटिव्स मर गए। जब कोई नहीं बचा तो उसको लगा कि भाई और हेल्प लेना पड़ेगा, तो रावण गया बलि महाराज से हेल्प लेने के लिए। बलि महाराज आप लोगों को अगर पता हो तो वामन देव के अवतार में जब भगवान आए थे तो बलि महाराज थे जिनसे उन्होंने 3 पग भूमि मांगा था। बलि महाराज जो थे वो राक्षसों के राजा थे और प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के लीनिएज में वो आते हैं। तो लेकिन बलि महाराज वाज अ डिवोटी, और दो राक्षसों के उसमें थे बट ही वाज अ डिवोटी। तो बलि महाराज के पास गया रावण, उनको बोला मुझे हेल्प चाहिए, आपका राक्षस है ना, राक्षस को हेल्प नहीं करेगा तो और कैसे होगा। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। किससे लड़ाई हुई? तो जब उन्होंने बताया रावण ने कि किससे लड़ाई हुई तो बलि महाराज को बोले आओ तुमको कुछ दिखाता हूँ। अंदर महल में लेके गए, एक महल में बहुत बड़ा कमरा था, उस कमरे के बीच में म्यूजियम जैसा था, उसमें कानों का एक कुंडल रखा हुआ था। बोला कि इसको उठाओ। तो रावण गया, बोल रावण पावरफुल था, गया, उसने बोला उंगली से उठा दूंगा, तो उंगली लगाया, नहीं उठा, 5 उंगली लगाया, फिर हाथ लगाया, पांव लगाया, उठ ही नहीं रहा, हिल नहीं रहा। वो बोले कि रहने दो, नहीं होगा। बलि महाराज ने बोला आओ इधर आओ, तुमको एक चीज बताता हूँ। बोले ये जो तुम ऑब्जेक्ट देख रहे हो ये कान का कुंडल है, मेरे परदादा हिरण्यकशिपु अपने बाएं कान में पहना करते थे, और जिससे तुम लड़ने जा रहे हो यही नरसिंह अवतार में आए थे और उन्होंने ऑपरेशन किया था उनका, है ना, हार्ट सर्जरी हुआ था, गोदी में बिठा के हार्ट सर्जरी किया था उनका। अब तुम उनसे लड़ने जा रहे हो, हिरण्यकशिपु का कान का कुंडल नहीं हिल रहा है तुमसे, है ना। प्रूफ था ना ये, माना रावण। डिड ही एक्सेप्टेड द एविडेंस? नहीं। जब मरने लगा तब so many evidences he got, but therefore conclusion क्या है? इसीलिए मैं ये श्लोक बता रहा था, है ना, यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जब तक आप अपने माइंड से खुद को रेज नहीं करना चाहेंगे, वो डिजायर नहीं है ना जब तक हमारे अंदर, तब तक कितना भी प्रूफ मिल जाए we will not accept it। आप समझे ना? So try to understand, it's not problem of proof। Of course proof तो क्या है कि डिस्कशन होते रहना चाहिए, लॉजिकल डिस्कशंस होते रहना चाहिए, दैट इज नॉट एन इशू। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट पॉइंट ऑफ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एविडेंस, लेकिन वी आल्सो नीड टू टेक सम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इट। हमें भी अपने इंटेंशंस को जज करना सीखना पड़ेगा। इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मान, उद्धरेत मतलब अपलिफ्ट कीजिए, है ना, उद्धरेत आत्मा, अपने माइंड से खुद को अपलिफ्ट कीजिए। न आत्मान अवसादयत, अवसाद मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी या डाउनग्रेड करना। आत्मेव ही आत्मनो बंधुर, बंधुर मींस फ्रेंड, मन अपना बंधु भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। आत्मेव रिपुर आत्मना, रिपु मींस एनिमी, आत्मा मन जो है आपका एनिमी भी हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली, है ना, अटेंड स्पिरिचुअल सेशंस, क्लासेस, रीड स्पिरिचुअल बुक्स, है कि भगवद गीता, एटलीस्ट जो चीजें स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लिखी गई उसको ट्राई करना चाहिए, सुनने का, पढ़ने का, एंड डोंट जस्ट हियर एंड लिसन बट ट्राई टू अप्लाई इट। जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको चैलेंजेस आएंगे, कई सारे चैलेंजेस आएंगे, है ना, देन यू आस्क क्वेश्चंस, है ना, डिस्कस कीजिए, सपोर्ट लीजिए, गाइडेंस लीजिए। सो ये जो फैसिलिटीज हैं, दैट इज व्हाट ISKCON प्रोवाइड्स टू सोसाइटी। दिस इज मेन थिंग विच, है ना, जो है। भगवान तो क्या है, आप डीटीज, फोटो, ये सब आप अपने रूम में घर पे भी रख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, बट ये पर्पस है टेम्पल का, आप समझे। फिर कई लोग पूछते हैं कि भाई ये बीच में टेम्पल का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशन से क्यों, भगवान के साथ तो डायरेक्टली भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू है ना, ये ट्रू है, और लेकिन ये हर चीज के लिए ट्रू है। फिर आपको अगर फिजिक्स भी पढ़ना है तो यूनिवर्सिटी में क्यों आप एडमिशन लेते हैं? वो भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। जिस तरीके से ISKCON का भगवान के ऊपर कॉपीराइट नहीं है, किसी का नहीं हो सकता कि भाई यहीं आओगे तभी डिवोटी बनोगे ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता, है कि नहीं। लेकिन फिर इस तरीके से फिजिक्स का भी किसी के ऊपर कॉपीराइट नहीं है, फिजिक्स का भी किसी के ऊपर कॉपीराइट नहीं है कि नहीं। किसी कॉलेज कोई कॉलेज ही नहीं कह सकता कि यहीं से फिजिक्स पढ़ोगे और कहीं से नहीं पढ़ सकते आप। फिजिक्स किसी के कॉपीराइट में नहीं आता है, आप किताब खरीदो और घर पे आप पढ़ो, इजंट इट, है कि नहीं। लेकिन
व्हाई यूनिवर्सिटी इज नीडेड और ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड. सो इट इज अ सपोर्टिंग थिंग. वो सपोर्ट करने के लिए है, मॉनिटर करने के लिए है. अब घर पे आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं किसको पता चल रहा है. अगर आप कर गए तो सही है. एंड मेनी एक्सेप्शनल केसेस हैज बीन देयर, जिन लोगों ने भक्ति वैसे भी कर लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट क्या हम कर सकते हैं, ये हमें पूछना चाहिए खुद से. और डू वी नीड सपोर्ट सिस्टम, है कि नहीं? डू वी नीड सपोर्ट सिस्टम. जैसे यूनिवर्सिटी है, सपोर्ट्स अस, वहाँ टीचर्स हैं पढ़ाने वाले जो हमारे लेवल पे आके. अब किताब में तो आप पढ़ोगे, जैसे जो मैं 1 घंटे से देखो बता रहा हूँ, एक लाइन के ऊपर ही बता रहा हूँ मैं, एक ही लाइन है. आप पढ़ते तो एक लाइन था वो, है कि नहीं? बट जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस तरीके से फिजिक्स का एग्जांपल दिया, ये सब एग्जांपल दिया, क्यों? क्योंकि आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए उसको है ना रेलेवेंट बनाने के लिए. सो दैट इज वेयर एजुकेटर्स आर नीडेड. अब ये घर पे अगर आप खुद सोच लेते तो आप खुद से पढ़ सकते हो. आप एक लाइन पढ़ते और सोच लेते कि हाँ इसको ऐसे समझना है, तो खुद से पढ़ सकते हैं. बट आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देन वी नीड हेल्प ऑफ एजुकेटर्स, समबडी हु कैन गाइड अस. और ये तो बस समझने में, फिर जब आप करने लगोगे तो यू विल नीड हेल्प मेनी टाइम्स. मुझे याद है जब मैं 11th 12th में था तो मेरी राइटिंग बहुत खराब हो गई थी, बहुत तेज लिखने लग गया था. हमारी इंग्लिश की टीचर थी, सो उन्होंने अलग से मुझे बुलाया. उन्होंने बोला कि जो है तुम्हारे नंबर कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राइटिंग जो है खराब हो रही, बहुत फास्ट लिख रहे हो, है कि नहीं? तो मैंने बोला कि बट मैं स्लो लिख ही नहीं पा रहा. तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं 2-3 दिन बाद मैं कुछ सोचती हूँ. तो उन्होंने सोचा मेरे बारे में. उन्होंने एक बार स्टाफ रूम में बुलाया, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा करो, जब आप लिखते हो ना तो कनेक्ट मत करो अल्फाबेट्स को, अलग अलग लिखने का प्रैक्टिस करो. कैसे करोगे? तो बोला अलग से मत करो, जैसे क्लास चल रहा है ना, या कुछ सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, क्लास चल रहा है, कॉपी के पीछे ऐसे कुछ चीजें लिखते रहो. कुछ चीज अच्छी लगी किताब में तो उसको जस्ट कॉपी करो और अलग अलग लिख करके लिखो. आप समझे ना? उन्होंने बताया कि आप जो सोच रहे हो बहुत फास्ट सोच रहे हो, बट हैंड का पेस उतना नहीं है जिस पेस से सोच रहे हो, इसलिए राइटिंग खराब हो रही है. तो ये उन्होंने 3-4 दिन लग के सोचा होगा, रिसर्च किया होगा, देखा होगा कुछ उन्होंने. लेकिन दिस इज कॉल्ड केयर, पर्सनल केयर. किताब से नहीं होती ना हर चीज. We need personal care also. This is why institution, organizations are needed. Not because organization is important, but because organization जो है वो facilitate करता है इस तरीके के interactions. कि जो लोग knowledgeable हैं, है ना, जो पहले से पढ़ रहे हैं, उस फील्ड में बहुत आगे हैं, they can help those जो नए हैं. आप समझे ना? और यही रोल है बस ऑर्गेनाइजेशन का, और कोई रोल नहीं है. और फिर कोई सिस्टम है ना, कोई पूछने वाला व्यक्ति है, कोई देखने वाला व्यक्ति है कि भाई कितना कर रहे हैं आप, क्या प्रोग्रेस हुआ है. जैसे कॉलेजेस में एग्जाम होता है, तो एग्जाम होता है तो प्रोग्रेस पता चलता है कि भाई इतना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है. अगर मान लीजिए स्कूल में आपको एडमिशन दिलाया और बोला सीधे आप बीटेक करके निकलना, वही तभी डिग्री मिलेगी. अब बीच में उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस आगे बढ़े जा रहा है. और 25-22 साल के बाद पता चला कि ये इस लायक था ही नहीं. इसलिए इस यूनिवर्सिटी में सिस्टम है, हर साल 3 महीने भी यूनिट टेस्ट होगा, सेमेस्टर एग्जाम होगा, है ना, या क्लास में है तो 1 साल में एग्जाम होगा. व्हाट इज, इसका क्या पर्पस है? इट इज टू हेल्प अस. बट आप घर पे भी पढ़ सकते हो ये सारी चीजें, अगर आप इतने सिंसियरली पढ़ रहे हो. आप समझे ना? तो सेम थिंग इज ट्रू फॉर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. आप पढ़ रहे हैं भगवद गीता, बट आपका अंडरस्टैंडिंग सही है या गलत, किसी से कोई आप पूछने वाला ही नहीं है, कोई आपको पास कोई डिस्कस करने वाला नहीं है. हाउ विल यू नो कि आप कुछ सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? और जो अपने मन से स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, कई लोग ज्यादातर गलत डायरेक्शन में जाते हैं, ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन में जाते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज टफ. इट इज टफ. आप फिजिक्स ही पढ़ने के लिए बैठ जाओ, आपको इसी में 1 साल निकल जाएगा कि पहली किताब कौन सी पढ़नी. इतनी किताबें, स्क्रिप्चर्स भी कम हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसके ऊपर इतनी बुक लिखी गई हैं, आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सी किताब से शुरू करना है. लेकिन आप देखो भगवद गीता मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं फर्स्ट श्लोक नहीं पढ़ा है मैं सीधे 6.5 पे गया क्योंकि ये ज्यादा रेलेवेंट था आपके लिए. बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है? यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेयर ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू पिक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशन
कोई यू का हेल्प लेना है हमें, जैसे आप यूनिवर्सिटी का हेल्प ले रहे हैं, आप समझे ना, सपोर्ट लेना है उसका, है कि नहीं। सो दिस इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए रिलीजन को ऑर्गेनाइज करने का नीड पड़ता है, आप समझे। सो देयर इज स्पिरिचुअलिटी, देयर इज रिलीजन एंड देन देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, तीनों का नीड है। कई लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि हम स्पिरिचुअल हैं बट रिलीजियस नहीं है, आप समझे ना। तो ये क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, मतलब कि फिलॉसफी, वी स्टडी फिलॉसफी, हम समझते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। रिलीजन मींस प्रैक्टिस, डूज एंड डोंट्स, है कि नहीं। पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब आप कमरे में बैठ के स्विमिंग के बारे में कितना भी सुनते रहिए, आप जान नहीं बचा पाओगे अपनी, अगर नदी में गिर गए कभी तो। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं, मुझे पीएचडी है मेरा स्विमिंग के बारे में, बहुत पढ़ा है मैंने स्विमिंग के बारे में लेकिन इतना पढ़ा है तुम सोच भी नहीं सकते बट यही तो बात है ना, पढ़ना पर्पस नहीं था, पर्पस था कि डूबो नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी का भी पर्पस पढ़ना नहीं है, पढ़ने लगेंगे तो 4 वेद हैं, 1108 उपनिषद हैं, 1108 जो संहिताएं हैं, वो 4 वेद को समझाने के लिए, 1108 ब्राह्मण है कि नहीं, ब्राह्मण भी एक कैटेगरी है बुक का। फिर पुराण है इतने सारे, 18 महापुराण है, 18 उप पुराण है, उसके अलावा और भी कई सारे माइनर पुराण हैं। फिर इतिहास है, महाभारत, रामायण, है कि नहीं। फिर श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम अपने आप में 18 जो है वॉल्यूम्स हैं, एक पुराण केवल, एक महापुराण। ऐसे 18 महापुराण है और 18 उप पुराण है, सेकेंडरी पुराण है, आप समझे। फिर 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है, न्याय, योग, है कि नहीं, जो है इस तरीके से 6 सिस्टम्स ऑफ वेदांत, कई सारी फिलॉसफी है। वेदांत के अंदर बहुत सारी फिलॉसफी, द्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, कई सारी फिलॉसफीज हैं, है कि नहीं। कितना पढ़ लेंगे आप, कितना पढ़ लेंगे आप। तो इसलिए बात पढ़ाई की नहीं है, बात यह है कि लाइफ में हम कितना उतार पा रहे हैं चीजों को, क्या हम एसेंस ग्रास्प कर पा रहे हैं, क्या हम एसेंस ग्रास्प कर पा रहे हैं, आप समझे ना। मेन पर्पस क्या है ये सब करने का, ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके बाद आप डिटेल में जितना जा सके, जितना आपके पास टाइम है कि नहीं। और आइडिया इज टू प्रैक्टिस, इसलिए पढ़ना भी और साथ में प्रैक्टिसेस भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आई एम जस्ट स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, दिस विल नॉट हेल्प दैट मच। इट इज बेटर देन डूइंग नथिंग बट इट विल नॉट हेल्प दैट मच। कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएंगे होगा। जब तक आप नदी में कूद के, जब तक आप हाथ पैर नहीं चलाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या पढ़ना है एक्चुअली में। आप जब नदी में जाओगे तो आपको पता चलेगा, यार मेरा मेन प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सांस लेता हूं तो हाथ नहीं चला पाता, हाथ चलाता हूं तो सांस नहीं ले पाता अब आप बाहर निकल के नदी से, अब आप वो खोलोगे वो वाला चैप्टर, सांस वाला कहाँ है लेकिन जैसे मैंने 6.5 खोला माइंड के ऊपर फोकस करने के लिए, है ना। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा क्या पढ़ना है ना। अब सारा कुछ पढ़ने लगेंगे तो है कि नहीं, हमें छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता चल रही, ग्रेविटी नहीं पता चल रहा क्या है अभी तक, है कि नहीं। ग्रेविटी, मास कहां से आता है ऑब्जेक्ट में, यही नहीं पता चल रहा। ये सब पता करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके हेड्रॉन कोलाइडर बनाया गया था, कई कंट्रीज ने टैक्स का पैसा डाला उसमें, ये पता करने के लिए बस कि इसमें मास है किस चीज में। क्योंकि जिस भी चीज को मास समझते हैं वो अंदर और रिसर्च करके तो पता चलता है ये तो कुछ नहीं था, ये तो खोखला चीज थी। अब समझे, जब लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया तो दे रीच टू अ पॉइंट वेयर दे अंडरस्टूड कि मॉलिक्यूल्स जो एटम से बना हुआ है। एटम का नाम एटम दिया ही इसलिए गया क्योंकि एटम का एक्चुअली मीनिंग जो होता है वो होता है कि इट इज इंडिविजुअल पार्टिकल। वैदिक स्क्रिप्चर में जहां पे अणु वर्ड आया है वो ये एटम नहीं जिसको हम एटम समझते हैं, क्योंकि अणु या एटम का मतलब ही ये होता है कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। तो उनको हमें ये लगा कि ये जो पार्टिकल मिला है ये फर्दर डिविजिबल नहीं है। तो बाद में कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च किया, रदरफोर्ड वगैरह, उन्होंने बोला कि नहीं, इसके अंदर ये तो खोखला है, इसमें मास नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है एक क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं है कि नहीं। उसके अंदर घुस गए तो क्वार्क्स मिले, है कि नहीं, एंटी क्वार्क्स मिले। अब वो उसको आपस में लड़ा रहे हैं हेड्रॉन कोलाइडर में, पता ही नहीं चल रहा है वो लड़ा क्यों रहे, जानते हैं, ताकि इसके अंदर भी कुछ है क्या, टूटे पता चले अब दो ही प्रोबेबिलिटी है, आप दो चीजों को तोड़ोगे तो या तो कुछ निकलेगा या कुछ नहीं निकलेगा।
और कुछ नहीं निकलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, और कुछ निकलेगा तो फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन कोलाइडर की बात बंद कर दिया, रिसर्च नहीं कर रहे उस डायरेक्शन में, बहुत पैसा लगाया था उसमें, है ना, पता ही नहीं चल रहा मास कहाँ से आ रहा है। कुछ भी नहीं पता ज्यादा 100%, बट फिर भी वी आर स्टडिंग साइंस ना, व्हाई, बिकॉज इट इज यूजफुल। जितना पता है उतने में भी कई चीजें यूजफुल हैं, बट जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो व्हाई वी से कि जब तक 100% भगवान के बारे में प्रूफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम चैंटिंग नहीं करेंगे या भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन साइंटिफिक, दिस इज अनसाइंटिफिक, isn't it? This is not logic, this is illogical actually, है कि नहीं? So कई लोग बोलते हैं मंदिर बनाने का क्या नीड है, हॉस्पिटल बनाओ, है ना। कई लोग बोलते हैं मंदिर बनाने का क्या नीड है, हॉस्पिटल बनाओ। ये मंदिर में ही क्यों याद आता है? आपने कभी देखा पीवीआर में जाके लोग चिल्ला रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई नहीं पूछता। वहां भी तो हॉस्पिटल बना सकते थे। आपका एबीएस कॉलेज तोड़ के हॉस्पिटल बना दे तो कितना अच्छा रहेगा। है कि नहीं? बहुत बड़ी सेवा होगी आपकी। ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपका नाम, आपका वीडियो रिकॉर्ड ना हो जाए, आपके फैकल्टीज देख लेंगे। योगी जी को बुलाइए, बुलडोजर ले, है कि नहीं? इट डजंट मेक सेंस। क्या शरीर से ही बीमार होता है व्यक्ति? मानसिक बीमारी, मन से भी तो बीमार होता है, आत्मा भी बीमार होती है कई लोगों की, केवल शरीर थोड़ी है, और भी कई एस्पेक्ट्स हैं, है कि नहीं? उनके ट्रेनिंग के लिए भी फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। उसको आपस में हर चीज को लड़ाने का नीड नहीं है। आप समझे ना, हर चीज को हम लड़ा देते हैं, हर चीज को कॉन्ट्रडिक्टरी देखते हैं, बट रादर वी शुड सी बोथ आर इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। प्लान बनाने लगे क्या आप दोनों? हरे कृष्ण, प्लान बना रहे हैं तोड़ने का? प्लान मत बनाइए। एनालॉजी दे रहा था, है कि नहीं? ठीक है, ओके। सो आई थिंक कि वी कैन स्टॉप। सो थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आप लोगों को जो है स्पिरिचुअलिटी के फाउंडेशन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके पीछे का लॉजिक, है ना, और जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। एंड जो है आप लोग करियर में आप लोग आगे बढ़िए, और डिवोशन को भी सीरियसली लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को भी सीरियसली लीजिए, सुनते रहिए इस तरीके से, है ना, सुनते रहिए, समझिए चीज़ों को। कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि टफ है समझना तो डिस्कस, है कि डिस्कस। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू।